हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर इन 3D और डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर ये दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं वैल्यू के टर्म में। जैसे एरिया हो गया, है ना, जैसे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी हो गई, जैसे वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर भी फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो, स्केलर है ना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जैसे मास हो गया, ठीक है। मास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे 4 kg, तो जो 4 है ना इसके अंदर, ये 4 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो वेक्टर भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, ठीक है। प्लस इसके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। प्लस क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे क्या हो गया? वेलोसिटी होगी। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, वेलोसिटी होगी, ठीक है। जैसे फोर्स हो गया, ठीक है। तो फोर्स और वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, किसके अंदर आती है? वेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। तो देखो, जैसे हम देखते हैं स्पीड है, स्पीड आती है स्केलर के अंदर, ठीक है। तो कोई भी बाइक किसी स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड है, वो किस तरफ चल रही है उसकी डायरेक्शन बता देंगे ना, तो वो आ जाएगी वेक्टर के अंदर, ठीक है। अब वेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है वेक्टर जो क्वांटिटी होती है ना, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। प्लस एक जो थर्ड चीज़ है ना, वो ये होती है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो ना फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। क्या फॉलो करती है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और वो वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो भी करती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर ये भी, ठीक है। ये ज़्यादातर हम नोट नहीं करते, हम देखते हैं सिर्फ डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो भी करती हो, ठीक है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ आ गई, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का जैसे मास हो गया एग्जांपल, और इसका फोर्स हो गया, ठीक है। तो जो वेक्टर होती है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करती है। तो देखो, इसकी एक एक्सेप्शन होती है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो 12th क्लास में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर के अंदर आता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए हम इसको वेक्टर में नहीं रखते, ठीक है। ये थर्ड क्वांटिटी में आ जाती है, जिसको हम टेंसर बोलते हैं, जो हायर क्लास में पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। याद रख लेना, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए हम इसको वेक्टर में नहीं रखते, ठीक है। ये सिंपली ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखो, अब हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप का वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो देखो, कोई भी दो प्लेन ले लो, ये एक्स लाइन एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो देखो, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी पॉइंट पी तक जा रहा है, जैसे ये पॉइंट पी मैंने बना दिया, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जा रहा है, उसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? ओपी क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। अब ये जो लाइन है ना, इसके अंदर ये जो लाइन दिखा रही है, ये अब इसके अंदर ना, ये लाइन तो डिनोट करती है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। ये किसको डिनोट करती है? मैग्नीट्यूड को, ठीक है।
और इसके अंदर ये जो एरो है ना, ये दर्शाती है डायरेक्शन को। किसको बताती है? डायरेक्शन को, ठीक है। तो देखो मैंने इस वेक्टर को दिखाया कैसे, ये पॉइंट ओ से पी तक जा रहा है, पॉइंट पी तक। तो ये जो ओ पी है ना, ये एक वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये जो इसकी डंडी है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ओ पी क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं पोजीशन वेक्टर को। तो ओ पी क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, आर वेक्टर, इस तरह से भी डिनोट करते हैं। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी देखो एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी इनिशियल पोजीशन से हम फाइनल पोजीशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम पॉइंट पी, ये इनिशियल पोजीशन हमारी, यहाँ से चलकर हम पॉइंट क्यू तक चले गए, ठीक है। तो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो ये तीर भी इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पी क्यू है ना, ये क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब इसको पोजीशन वेक्टर क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं देखा हमने। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम देखते पी पॉइंट को, तो ये क्या होता? पोजीशन वेक्टर, है ना। लेकिन हम इसको किस दो पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट पी से क्यू तक गए, तो ये पी क्यू क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो इक्वल वेक्टर होता है। इक्वल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड होती है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, वो दोनों सेम होता है, प्लस नेचर भी सेम होता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखो कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना। जैसे ये है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, मान लो, है ना। तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया 4 4। लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम होगी, ये 4 है, ये 4 है, और दोनों की डायरेक्शन सेम साइड में होगी ना, ये देखो। तो ये क्या हो गया? ये इक्वल वेक्टर हो गया, और इन दोनों का नेचर भी सेम होना चाहिए। नेचर कैसे? जैसे मैंने बोल दिया 4 मीटर पर सेकंड, ये तो क्या होगी? वेलोसिटी होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वेलोसिटी की। और मैं बोल दूंगा 4 न्यूटन, तो देखो ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। तो ये इन दोनों का नेचर अलग अलग हो गया ना। तो लेकिन इक्वल वेक्टर क्या होता है? उनका नेचर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? नेचर भी सेम होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर के लिए क्या बोलूँगा मैं? 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को लाऊंगा तो इसका इक्वल वेक्टर बनेगा, ठीक है। जैसे ये लाइन है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन होगी। तो इक्वल वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम साइड में होगी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, ठीक है। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, और इनका नेचर है ना वो भी सेम होगा। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इस टाइप के वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है, प्लस उनका नेचर भी सेम होता है, ठीक है। अब देखो पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पैरेलल वेक्टर जो फोर्थ टाइप का है वो पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? हैव सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, है ना। तो देखो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल क्या होता है? कोई भी दो लाइन है, जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एंगल कितना बन रहा है? इसके अंदर एंगल 0 बन रहा है। जैसे इस लाइन को यहाँ पे रख दो और इसके सामने इसको रख दो, तो एंगल तो 0 हो जाएगा ना ये, ठीक है, क्योंकि सेम साइड में। देखो इन दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है, ठीक है। लेकिन देखो पैरेलल वेक्टर है ना, वो इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते। जैसे ये इतना बड़ा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया, ठीक है, समझो, और मैंने एक बड़ा वेक्टर बना दिया, इसका मैग्नीट्यूड 10 हो गया, है ना, इसका 5 हो गया, ठीक है। तो देखो ये दोनों भी पैरेलल वेक्टर है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो किस में आ जाएंगे? इक्वल वेक्टर के अंदर आ जाएंगे। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखो जो 5th नंबर पे वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसके डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम में बी और मे नॉट बी सेम, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? हैव अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, तो देखो जैसे ये वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये वेक्टर इस साइड में है ना। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? दोनों वेक्टर अपोजिट साइड में होंगे, एक वेक्टर इसके अपोजिट साइड में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का हो गया ना एंगल, है ना। जैसे ये इस साइड में और ये इस साइड में, तो इन दोनों का वेक्टर एंगल कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। अब देखो ये मैग्नीट्यूड है ना, ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
मान लो ये 5 है और ये 10 है ना, ये बड़ा वेक्टर है समझो, ठीक है। तो देखो इनका वेक्टर, हाँ ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी एक दूसरे की, ठीक है। क्या होगी? अपोजिट होगी, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड उनका सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब देखो 6th नंबर पे चलते हैं हम। 6th नंबर क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है। वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर हो गए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। जैसे ए है वो बी के परपेंडिकुलर हो गया, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो गए? ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए, ठीक है। अब देखो एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो, वो क्या है? ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, और ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। देखो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, देखो इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है? उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये 5 है तो ये भी 5 है, नेचर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 5 है और ये भी 5 है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इस साइड में इस साइड में, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो देखो इक्वल वेक्टर होता है वो पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं ना, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन यही देखो सेकंड लाइन पढ़ो, ये फर्स्ट लाइन ट्रू है ना, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, सही बात है। तो ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर, ये सही थोड़ी है। जैसे देखो ये पैरेलल वेक्टर है और ये पैरेलल वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट इसका मैग्नीट्यूड 5 मान लो, इसका 10 मान लो, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल तो है लेकिन इक्वल थोड़ी ना है। तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल वेक्टर, और ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, सही बात है। इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है क्योंकि इक्वल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन सेम होती है, बट पैरेलल वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए ये बात गलत होगी। मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकता था, ठीक है। जैसे ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, इसीलिए, ठीक है। जो 7th नंबर पे आता है वो होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो देखो यूनिट विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा वो उसका 1 होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? ये वेक्टर हो गया ना, इसकी 2 चीज़ें होती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिसको ऐसे लिखते हैं, एक इसकी डायरेक्शन होती है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये यूनिट वेक्टर का 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है, ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन आई गई, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसकी कुछ डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो क्या होता है? यूनिट वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखो ये वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम? ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड ए का और ए की डायरेक्शन, इसके पास 2 चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ए केप को कैसे लिखेंगे हम? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम यूनिट वेक्टर किसी भी पॉइंट का हम किसी भी चीज़ का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसी के मैग्नीट्यूड को, अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा? किसी भी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा। जैसे ये वेक्टर 5 है, ठीक है, ये कोई भी 5 है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मान लो ना, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये इसकी कुछ डायरेक्शन हो गई, जैसे कुछ भी मान लो नॉर्थ साइड, ठीक है। तो ये जो ए कैप होगा ना, ये 5 डिवाइडेड बाई 5, इसका मैग्नीट्यूड आ गया ना 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, है ना, प्लस इसकी डायरेक्शन हो जाएगी जो ए कैप है। अब ए कैप कहीं भी हो सकती है, जैसे नॉर्थ में मान लो, साउथ में मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया ना, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर देखो फिर आता है जीरो वेक्टर, ठीक है। क्या आता है? जीरो वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है ना वो कोई पर्टिकुलर पता नहीं चलती, ठीक है। जैसे मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, अब इसका ये तो कुछ मैग्नीट्यूड है ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अगर 0 कर देंगे तो ये डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब एक इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, क्योंकि इसका कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं, इधर भी हो सकती है।
तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आर्बिट्री होती है, ठीक है। आर्बिट्री मतलब कहीं भी हो सकती है, ठीक है, आर्बिट्री होती है, हम परफेक्टली बता नहीं सकते, ठीक है। फिर होता है फ्री वेक्टर, जो हमारे सिलेबस में वो होता है फ्री वेक्टर, ठीक है। फ्री वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस एनीवेयर विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्री का मतलब कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये क्या फ्री वेक्टर है। अब इसको हम इसकी डायरेक्शन चेंज करें बिना हम इसको आगे लेके जा सकते हैं ना। इसको शिफ्ट कर दिया ना, पहले यहाँ पे था, इसको आगे रख दिया, ठीक है। जैसे इधर ही कोई ये बी वेक्टर था, ठीक है, मान लो ये दूसरा वेक्टर है, तो इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे से ले जाके यहाँ पे रख देते हैं, इसकी डायरेक्शन तो सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रखा हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, फ्री वेक्टर हो गए, और इनको हम इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे ऐड करेंगे वो आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं आगे, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट कैन बी स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन प्लेस्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज़ द स्मॉलर एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल लेंगे हम, स्मॉलर एंगल, ठीक है, बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल लेंगे कब, व्हेन प्लेस्ड हेड टू हेड, या तो हम हेड टू हेड रखेंगे उसको, या अपन टेल टू टेल रखेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है, स्मॉलर एंगल, यानी ये थीटा लेंगे हम ना, ये बड़ा वाला थीटा नहीं लेंगे, ठीक है। ये बड़ा एंगल है, ठीक है, तो ये नहीं लेंगे हम, स्मॉलर एंगल लेंगे, ठीक है। और स्मॉलर एंगल कब लेंगे, जब या तो हेड टू हेड जुड़ा होगा या टेल टू टेल जुड़ी होगी। इस केस में देखो इसकी वेक्टर की टेल इसके वेक्टर के टेल से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, और इसके बीच का जो एंगल है स्मॉलर वो क्या हो गया, थीटा। तो ये वाला एंगल हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे, ठीक है। जैसे ये इसका हेड और इसका हेड दोनों जुड़ रहा है। अब इसके पास भी दो एंगल है, कि ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल है, लेकिन डेफिनेशन में क्या बता रही है, कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है, ठीक है। तो ये अंदर वाला एंगल लेंगे, स्मॉलर एंगल, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये राइट एंगल क्या हो जाएगा, सही होगा, वो अंदर वाला होगा, ठीक है, स्मॉलर एंगल होगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो देखो इनका हेड और टेल जुड़ी हुई नहीं है ना, देखो हेड टू हेड भी नहीं है और टेल टू टेल भी नहीं है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी वेक्टर की, फ्री वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, फ्री होते हैं, हमारे सिलेबस में फ्री वेक्टर है, ठीक है। तो हम इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, आगे डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वेक्टर को थोड़ा आगे डिस्प्लेस कर दिया, अब क्या हो गई, इन दोनों की टेल टेल मिल गई ना। अब इनके बीच में छोटा एंगल, टेल टेल के बीच में छोटा एंगल कौन सा है, ये थीटा एंगल है ना, आगे डिस्प्लेस करने के बाद में आया है, तो ये थीटा वाला एंगल होगा, वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं, इसको हम मानेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो ये स्मॉलर एंगल होगा, और है या तो टेल टू टेल जुड़ी हुई होनी चाहिए या हेड टू हेड। इसको हम ऐसे भी ले सकते थे, इस वेक्टर को हम पीछे पीछे खिसका देते ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला एंगल होता ना, जैसे देखो इसको पीछे खिसका दिया, तो ये जो एंगल होता ना छोटा वाला, इसको हम ले लेते, ठीक है। इसमें क्या करा, हेड, इसमें हेड टू हेड जुड़ गया, इसमें टेल टू टेल जुड़ गया, ये दोनों एंगल सेम ही आएंगे, आप करके देखोगे तो, ठीक है। अब देखो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम वेक्टर को ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से, जैसे मान लो n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए वेक्टर को ना मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, n ए वेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने ए को n से मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो गया, n ए वेक्टर हो गया। 5 को 2 से किया ऐसे करके ना, तो इनकी अब प्लस n से किया है मैंने, तो इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ऐसे अगर मैं इसको माइनस n से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस n पहले ऐसा था वेक्टर, अब मैंने इसको माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो प्लस n से करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन माइनस n से करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर हम n की वैल्यू 0 ले लें और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को, तो वह क्या होगा, 0 वेक्टर होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 वेक्टर होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन के कुछ लॉ है, ठीक है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ठीक है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर है, ठीक है। अब देखो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसा वेक्टर जो दोनों हेड टू टेल जुड़े हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके अगर ट्रायंगल लॉ में लिखेंगे ना,
तो जो थर्ड वाला वेक्टर होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जैसे ये ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो इनका रिजल्टेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए। ये अगर ऐसे जा रहा है तो इनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए। तो ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, आर के बराबर, रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर हो जाएगा। मान लो मैं इसको ऐसे लिखता, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये मैं ऐसे लिख देता, जैसे ये ए से बी ऐसे जा रहा है ना, और मैंने रिजल्टेंट भी ऐसे भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी वेक्टर की, जिसको जैसे ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया और ये कोई सी मान लो, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, टोटल जीरो होगी ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो हो जाएगा। अगर हम ट्राइंगल लॉ के अंदर लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और अगर हमको रिजल्टेंट लिखना है ना तो हम इनकी डायरेक्शन ऐसे है ना, देखो क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो इससे अपोजिट होगी, ये क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, इस साइड में। तो ये तो रिएक्टेंट इस तरफ जा रहे हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो लिख सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनमें सेंस सेम है इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे। और इसमें क्या है, सेंस अपोजिट है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला और केसेस देखते हैं हम इसके, ठीक है। तो देखो मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अब देखो इनका रिजल्टेंट ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो हमें मान लो वेक्टर निकालना है, हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है, और ए और बी के बीच में एंगल निकालेंगे तो इस वेक्टर को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ये वेक्टर की फ्री प्रॉपर्टी, अगर इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये ए और बी के टेल टू टेल के बीच में जो एंगल होगा, स्मॉलर एंगल मैंने बताया आपको, तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल को निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी हो गया, ठीक है। अब देखो हमें अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी और थीटा पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो हम इस तरह से रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लो वेक्टर ए और रिजल्टेंट आर के बीच में एंगल अल्फ़ा है और हमें एंगल अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, टेन थीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो ये थीटा क्या है, ए और बी का बीच एंगल, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो तो थीटा है, ठीक है। ये अल्फ़ा क्या है, ये ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अपन फॉर्मूला है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। अब देखो केसेस देखते हैं इसके अंदर, केसेस क्या 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 केसेस बनते हैं, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, है ना, थीटा 0 डिग्री होगा, यानी ये वेक्टर ए इधर की तरफ है और बी वेक्टर भी इधर की तरफ है, इनके बीच में एंगल हो गया, वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हम जो रिजल्टेंट है वो सीधा लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब ए प्लस बी सीधा क्यों लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले के अंदर डालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी के बराबर आएगा। देखो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लो ये थीटा 0 हो गया, ठीक है, थीटा 0 होगा तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये किस में, अंडर रूट के अंदर है। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये अंडर रूट कट जाएगा इससे, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ठीक है। और देखो सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मान लो इनके बीच में एंगल थीटा क्या होगा, 180 डिग्री हो जाए, मान लो एक एंगल, एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में,
तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। यहाँ पे अगर यहीं पे हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसको फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट इजीली क्या हो जाएगा, ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, इसी अगर थीटा 90 डिग्री होगा ना दोनों के बीच में, तो उस केस में हम रिजल्टेंट को लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे, जैसे इसी केस में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, कोस 90 हो गया। ठीक है, थीटा तो 90 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये टर्म क्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने बताया, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो फिर से याद कर लो 3 कैसे, अगर थीटा 0 होगा तो वेक्टर को डायरेक्टली ए प्लस बी लिख सकते हैं, अगर थीटा 180 होगा तो रिजल्टेंट को ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट को लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखो मैंने केसेस बताया आपको, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ए प्लस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी हम डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और उस फॉर्मूले में अगर कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हम 1 रखेंगे, ठीक है, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 1 होती है, और उस फॉर्मूले में अगर मैक्सिमम वैल्यू हम 1 रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो ये क्या होगा, आर मैक्स होगा। ठीक है, और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और -1 कब आता है, जब थीटा 180 डिग्री पे होता है, तो ये मिनिमम हो जाएगा ए माइनस बी। तो हम अगर रेंज निकालेंगे, कोई भी हमें रेंज पूछ लेगा कि इस वेक्टर की रेंज कितनी होगी, तो ए प्लस बी करेंगे, तो जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम उतना हो सकता है ए प्लस बी, और मिनिमम कितना हो सकता है, ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ये क्या डिफाइन करता है, रेंज ऑफ वेक्टर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है वेक्टर। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ठीक है, एक वेक्टर 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, दूसरा जैसे 2 वेक्टर दे दिया मैंने, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। ठीक है, ये वेक्टर मैंने दे दिया आपको 4 और ये वेक्टर मैंने दे दिया आपको 3। ठीक है, तो देखो इनका जो आर मैक्स होगा ना, आर मैक्स मैंने क्या बताया आपको, ए प्लस बी होगा, तो 4 + 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो इनका मैक्सिमम जो रिजल्ट आएगा वो 7 आएगा। और अगर मिनिमम पूछ लें, ठीक है, इन 2 वेक्टर का मिनिमम अगर पूछें तो आर मिनिमम क्या होगा, आर मिनिमम, ये एंगल नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, ये दोनों सेम वेक्टर, इनका मिनिमम क्या होगा, 4 - 1। ठीक है, यानी सॉरी 4 - 3, 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा। यानी इस वेक्टर का रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से लेकर 7 के बीच में लाई कर सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है। ऐसे ऑप्शन मिलते हैं 1 से 7, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान रखना कि रेंज अगर पूछे ना तो हमें पहले आर मैक्स निकालना है ए प्लस बी करके, और आर मिनिमम पूछे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करके। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये भी देखो एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे 2 साइड दे दी, 2 वेक्टर दे दिया हमें, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, ठीक है, 2 वेक्टर दे दिया, तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे इसको पैरेललोग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस लॉ की खासियत क्या है, इसके अंदर हमें ना ये जो पोजीशन होगी ना, ये टेल टू टेल जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सेम पॉइंट से होना होगा, जो रिजल्ट होगा वो सेम पॉइंट से निकलेगा। जैसे ये टेल टू टेल जुड़ रही है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस टेल से ही निकलेगा। ठीक है, तो सेम पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, रिजल्टेंट। और ये किस तरह से अरेंज होते हैं, टेल टू टेल अरेंज होते हैं। ठीक है, किस तरह से, टेल टू टेल। ठीक है, तो वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये भी ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है। ठीक है, आप याद रखना सारे क्वेश्चन हमें करने हैं वो ट्राइंगल लॉ से करने हैं। ठीक है, तो देखो एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो, ट्राइंगल लॉ इज हेड टू टेल अरेंजमेंट। ट्राइंगल लॉ में मैंने आपको क्या बताया था, हेड टू टेल अरेंजमेंट बताया था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या होगा, टेल टू टेल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर हेड टू टेल था। जैसे देखो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और इनका रिजल्टेंट यहाँ से आया था, तो इसके अंदर वेक्टर ए का टेल है और वेक्टर बी का वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी का टेल है, तो ये हेड टू टेल अरेंजमेंट था। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, टेल टू टेल अरेंजमेंट होगा, ये इसकी टेल है एक ही, ये बी की टेल है, और रिजल्ट इन दोनों के बीच में से जा रहा है। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखना। अब देखो कुछ स्पेशल केस हैं। ठीक है,
स्पेशल केस किसके, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाए, ठीक है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर हो जाए, मान लो, है ना, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो मान लो थीटा है, ठीक है। तो उसका अगर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो उसका रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला है 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये क्या है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, जैसे कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, सपोज करो ये 4 है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ये 5 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनके बीच का एंगल पता कर लेंगे, जो एंगल दिया होगा, ठीक है। तो उसको रिजल्टेंट निकालने के 2a, इसको क्या लिख सकते हैं फिर 2 टाइम्स ऑफ ए। ये किसके लिए, अब देखो ये इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा, ठीक है, ये भी अगर 4 होगा तो ये अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। ये अगर 5 होता तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये 4 है, ये भी 4 है, बी, ठीक है। और मान लो कोई थीटा जैसे दे दिया हमको 60 डिग्री, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो 2a मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू में 4 दी है, और कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा 60, थीटा का आधा कितना होता है 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो जो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4√3, ठीक है, ठीक है। ये कब होगा, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनको हम ऐड करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ गया 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। और अगर मान लो वेक्टर ए, अब ये दोनों वेक्टर सेम है, तो ये जो रिजल्टेंट जाएगा ना बीच में से, है ना, ये रिजल्टेंट जाएगा बीच में से जाएगा, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो अल्फा एंगल होगा ना ए और आर के बीच में, वो होगा थीटा का आधा होगा, ठीक है। क्या होगा, थीटा का आधा होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, अगर ए बी के बराबर होगा और उनके बीच में अगर 60 डिग्री एंगल है, ये कॉमन केस है। मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल है वो कितना है, वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो √3 टाइम्स ऑफ ए आएगा, ठीक है। अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो √3 आएगा। अगर वेक्टर दोनों बराबर है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √2a, ठीक है। और अगर दो वेक्टर बराबर है और उनका मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किसी एक वेक्टर के बराबर आएगा, ठीक है, सेम आएगा, ठीक है। या ये दोनों सेम है, ए और बी सेम है, तो उनका रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट विल बी टिल्टेड टुवर्ड द लार्जर वेक्टर, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये केस बताया था कि मान लो वेक्टर ए और बी के बराबर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के बीच में से जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में से जाएगा, ठीक है। और ये जो अल्फा एंगल है बी वेक्टर और आर के बीच में, ये कितना होगा, थीटा का आधा होगा, ठीक है। मान लो ये अगर इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री होगा तो ये 45 बनाएगा, इधर से भी और इधर से भी। लेकिन मान लो दोनों बराबर नहीं है, मान लो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो ए की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, ए की तरफ क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह